नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे आत्महत्या प्रकरण में आकांक्षा दुबे की मां ने लगाए कई गंभीर आरोप। कहा, समर सिंह ने मेरी बेटी को मारा, मामले की होनी चाहिए सीबीआई जांच। बनारस होम्योपैथिक डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा विश्व होम्योपैथिक दिवस पर निकाली गई रैली। अपनी मां को स्कूटर से लेकर 62,000 किलोमीटर की यात्रा कर वाराणसी पहुंचे बेटे और मां का हुआ नागरिक अभिनंदन। और भेलूपुर विनायका क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत के बाद नाराज परिजन शव को सड़क पर रखकर किया चक्का जाम। और अब खबरें विस्तार से। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मां ने कई गंभीर आरोप लगाया। कहा, समर सिंह ने मेरी बेटी को मारा है, मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के आत्महत्या प्रकरण में आरोपी माने जा रहे गायक समर सिंह की रिमांड हेतु सोमवार को पेशी होनी थी, लेकिन कंडोलेंस के चलते ऑर्डर आने में देर हुई। वहीं इस दौरान वहां पहुंची आकांक्षा दुबे की मां ने कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सारनाथ थाने पर उन्हें बिल्कुल विश्वास नहीं है। उनका आरोप था कि समर सिंह ने सारनाथ थाने को 2 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। इतने दिन बीत जाने के बाद भी आकांक्षा के मोबाइल को पुलिस नहीं खोल पाई है। उनका कहना था कि मोबाइल में कई सारे साक्ष्य हैं जिसको पुलिस समर सिंह के कहने पर हटाने का काम कर रही है। आकांक्षा दुबे की मां का साफ तौर पर कहना है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है, जिसमें मुख्य आरोपी समर सिंह ही है। उनका कहना था कि समर सिंह आकांक्षा दुबे के साथ मारपीट करता था और उसका सारा पैसा हड़प लिया है। वहीं उसका भाई संजय सिंह, उसने 21 मार्च को आकांक्षा दुबे को गायब कराने और जान से मारने की धमकी दी थी। इसके साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में संदीप सिंह, होटल मैनेजर अनुराधा सिंह, अरुण पांडे, उसकी पत्नी श्रद्धा पांडे सब मिले हुए हैं। इन नामों के अलावा भी कई और लोग हैं जो इसमें मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी ने बताया कि 2 प्रार्थना पत्र पेंडिंग है। एक प्रार्थना पत्र विचाराधीन था, जिस पर हमने कहा था कि विवेचक पर हमें विश्वास नहीं है और विवेचक 302 के मुकदमे को थाना सारनाथ ने पहले ही 306 में दर्ज करके अपराध कार्य किया है। आकांक्षा दुबे की मां का भी बराबर ये कहना है कि हमारा बयान नहीं लिया जा रहा है, हमारे प्रार्थना पत्र पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। इस पर एक पत्र दिया गया था। वहीं समर सिंह की गिरफ्तारी से पहले सीपी के यहां से प्रेस नोट जारी हुआ, जिसमें 306 को डिक्लेयर किया गया। चूंकि कोई भी रिपोर्ट आई नहीं थी, तो किस साक्ष्य के आधार पर 306 घोषित किया गया? हमने इसका भी एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया है। अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी का कहना था कि एसीपी स्तर के अधिकारी के द्वारा सीपी स्तर के अधिकारी को उन्हें लगता है कि डिरेल करने का प्रयास किया गया था, जिसका परिणाम एसीपी ज्ञान प्रकाश राय का ट्रांसफर हो सकता है। उनका कहना है कि हमारी ये मांग है कि ये हत्या है, इसमें कई बड़े लोग शामिल हैं, जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या हुआ आपकी? क्या आज पुलिस के अफसरों से बात हुई? आज नहीं आज नहीं हुआ। मैं बोला आज हड़ताल है, इसके लिए मेरा बात नहीं हुआ। अच्छा। हाँ। तो आज कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में मैं नहीं गई था, आज हड़ताल था ना, तो कोर्ट में मैं नहीं गई। अच्छा। हाँ। तो समर सिंह के मामले में आपको क्या लगता है? समर सिंह तो कह रहा है कि वो दोषी नहीं है, उसका किसी तरीके से वो मेन हत्या है, वही हत्यारा है। 3 साल से मेरी लड़की को टॉर्चर कर रहा है, मारता है, पीटता है, गाली देता है। सारनाथ चौकी में एक खबर आई है, परसाल बर्थडे में मेरी लड़की को मारा था, यही बनारस में। वो सारनाथ चौकी में है, उन्होंने केस नहीं लिखा है, उन्होंने मुझे फोटो दिखाया, मेरी लड़की रनिया को मारा है पूरा सारनाथ चौकी। ये सारनाथ चौकी पे मुझे भरोसा नहीं है, सारनाथ चौकी बिकी हुई है। समर सिंह ने 2 करोड़ में खरीदा है सारनाथ चौकी को, 2 करोड़ में खरीदा है। मुझे भरोसा नहीं है सारनाथ चौकी पे। मेरी लड़की का मोबाइल आज 15 दिन हो गया, 15 दिन मेरी लड़की का मोबाइल हो गया, अभी तक खुला नहीं है। ये लोग कैसा प्रयास कर रहे हैं कि मोबाइल नहीं खुल रहा है। अब मेरी लड़की के मोबाइल में से एक भी प्रूफ गायब हुआ,
एक भी प्रूफ गायब हुआ तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा और कड़ी से कड़ी मैं ये लोग के ऊपर आरोप लगाऊंगी। मेरी लड़की का मोबाइल में से सारा एविडेंस ये लोग ने उड़ा दिया है। समर सिंह के कहने पर समर सिंह खरीद लिया है लोग को, और सीबीआई जांच की मुझे चाहिए। मेरी लड़की के केस में सीबीआई जांच होना चाहिए। मोबाइल में कुछ ऐसे भी सबूत है? हाँ, क्या मेरी लड़की सब कुछ है। अगर सारनाथ चौकी उड़ाएगा नहीं, समर सिंह का खरीदा हुआ ही सारनाथ चौकी था, तो मैं एक भी एविडेंस गायब हुआ तो मैं ये लोग को छोड़ूंगी नहीं कि ये लोग ही जिम्मेदार होंगे। मोबाइल में से एक भी अगर गायब हुआ एविडेंस। माता जी, उनके वकील कह रहे हैं कि कोई सबूत या कोई साक्ष्य नहीं मिला है। वो सबूत सब मिलेगा, सब मिलेगा। उसके वकील को भी मिलेगा, समर सिंह यादव को भी मिलेगा, और संजय सिंह को। 21 तारीख को समर सिंह का वो जो भाई है, समर सिंह का भाई 21 मार्च को मेरी लड़कियों को धमकी देता है कि तुझे गायब करवा दूंगा, तुझे जान से मार दूंगा। 22 तारीख को मेरी लड़की बनारस आती है। मेरी लड़की बोली ठीक है मैं आ रही हूँ, देखती हूँ तुम्हारे पास कितना पावर है, तुम मुझे मरवा दूंगी। 22 तारीख को बनारस में आती है। 23 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस था उनका बनारस में। 24 की रात को मेरी लड़की को मरवा दिया। मुझे बोली, मैं भी नहीं ली, मेरी लड़की भी दिमाग भाई धमकी दिया थोड़ी मार देगा, लेकिन ये सच में कर दिया। ये पूरी समर सिंह की पूरी चाल है। इसका ही भाई, वो जो भाई बोलता है इंटरप्राइजेट कंपनी चलाता है, संजय सिंह और होटल मैनेजर अनुराधा सिंह और अरुण पांडे, उसकी औरत श्रद्धा पांडे, ये दोनों सब इसके कार्यकर्ता हैं। और भी हैं, लेकिन मेन ये है, मेन ये है जो मगरमच्छ का आंसू गिरा रहा है। समर सिंह निर्दोष है, उसका चेहरे से नहीं मालूम पड़ रहा है। चेहरा देखो उसका, दैत जैसे राक्षस जैसा। कौन बोलता है कि निर्दोष है? वो तो कह रहा है निर्दोष है, रो करके शकल से, अरे रोने से हो गया, वो मगरमच्छ का आंसू गिरा रहा है। मगर यही मेरी लड़की, उसका फोन 2-2, 3-3 बजे रात को मेरी लड़की को फोन करता था। मेरी लड़की सो जाती थी, जब घर पे मुंबई मेरे पास जाती थी तो सो जाती थी, फोन करता था, कहाँ है, मुझे बात कराओ मेरे मोबाइल पर। आज मेरी रानी के साथ में यही बनारस में इसके घर पे रहती, शूटिंग करती थी। अगर झगड़ा होता था होटल में जाती थी, जाके मना चुना के लाता था। आज मेरी लड़की के साथ में इतना बड़ा घटना, तुझे तो सबसे पहले पहुंचना चाहिए, तुझे सबसे पहले पहुंचना चाहिए, और तू पहुंचा नहीं है। तुझे मुझे अब बोलता है ऐसा नहीं तैसा। मैंने इसने मर्डर करवाया है मेरी लड़की का। मेरी लड़की इतनी खुश दिल, मेरी लड़की छोटी सी लड़की मेरी क्या बिगाड़ी थी इसकी? अच्छा, क्या बिगाड़ी थी? क्यों भागा ये? अगर इसने जब किया नहीं तो भागा क्यों? वही तो मैं भी बोल रही हूँ, जब किया नहीं तो भागा क्यों? और प्रशासन ही इसको अंदर छुपा के रखी थी, मिली भगत थी, इसको प्रशासन ही छुपा के रखी थी। और ये सपा से है, सपा से, समाजवादी पार्टी से, वो लोग के संरक्षण में रखा था, और ये पुलिस भी मिली हुई थी। ये संदीप सिंह का क्या रोल है मैडम इस पूरे केस में? ये समर सिंह से पूछिए। जाते समय आते हुए नहीं दिख रहा तो होटल मैनेजर से पूछा जाए, होटल मैनेजर से पूछा जाए। होटल मैनेजर भी इसमें मिला हुआ है। होटल मैनेजर पहले से बैठा के मेरी लड़की के रूम में आरोपी रखा है। होटल मैनेजर पहले से बैठा के रखा है अंदर घर में आरोपी को। अच्छा, एक आरोप और लग रहा है कि वो क्या मतलब उस दिन जो है बच्ची जो है मतलब क्या ड्रिंक करके आई थी, लेकिन वकील साहब का आरोप है कि उनके पेट में सुनो नहीं, होटल मैनेजर भी बोला था कि ड्रिंक करके आई थी लड़खड़ाते हुए। सीसी प्रोटेक्ट चालू हुआ है, उसमें देखो मेरी लड़की लड़खड़ाते हुए आई है, ड्रिंक करी है। और होटल मैनेजर बोला कि अरे 2:30 बजे आई, 3 बजे उसका काम तमाम हो गया। कैसे होटल मैनेजर को मालूम पड़ा? 2:30 बजे आई, 3 काम। अच्छा मैडम, बार-बार होटल मेरी लड़की क्यों सुसाइड करेगी? क्या चीज की कमी थी? जब उसने इतना दुख तकलीफ काटा तो सुसाइड करी नहीं। आज जो मुकाम में पहुंचना चाहती थी वो मुकाम पे पहुंची। कल उनका सुबह गाना संडे के दिन रिलीज, आज वो फांसी लगा लेंगी किस वजह से? हंसते खेलते 8 बजे रात को मेरे से बात करी, होटल में से हंसते खेलते आई। इसमें मारा गया है मेरी लड़की। मेरी लड़की सुसाइड कर ही नहीं सकती। क्या मानती हैं, क्या हत्या की? मारा गया है, मारा गया है। वो मारेगा समर सिंह? उसके कम उम्र में वो ज्यादा आगे बढ़ गई थी। 22 साल की उम्र में उसने बहुत मुकाम हासिल कर लिया। और आज जो है ना वो समर सिंह जो बना है, आज पर्दे पे सब लोग देख रहे हो समर सिंह को। 3 साल पहले कौन समर सिंह को जानता था? जानता था समर सिंह को कोई? 3 साल से समर लोग को सब जान रहे। आकांक्षा दुबे को जैसे, आकांक्षा दुबे कैमरे पे दिख रही सब जगह समर सिंह के साथ में। सारा पैसा कमाई मेरी लड़की का लिया इसने।
एक पैसा नहीं दिया। जब वही पैसा मांगती तो मारना, पीटना, धमकाना, यही कर। मेरी लड़कियों को बहुत पूरी तरह से काबू। एक बार मेरी लड़की मुझे बताई कि मम्मी ये मुझे मारता, बहुत मारा है और माँ के ऊपर गाली दिया है। मैंने समर को फ़ोन करके गाली दिया है, इसको समर सिंघवा को मैंने फ़ोन करके गाली दिया, समर सिंघवा यादव को, कि तू है कौन मेरी लड़की पर हाथ उठाने वाला? तू माँ है कि बाप है कि भाई जो मेरी लड़की पर हाथ, तेरा हाथ में कटवा दूंगा मेरी लड़के का हाथ उठाएगा। एक नंबर का बेवड़ा है वो, गजेड़ी भी है, बेवड़ा भी है वो। कौन बोलता है? एक नंबर का बेवड़ा है वो। आज सुनवाई थी, कोई प्रार्थना पत्र? हाँ, देखिए 2 प्रार्थना पत्र हमारा पेंडिंग। एक प्रार्थना पत्र मेरा विचाराधीन था, जिस पर हम लोगों ने कहा था कि विवेचक पे हमको विश्वास नहीं है, और विवेचक 302 के मुकदमे को थाना सारनाथ ने पहले ही 306 में दर्ज करके अपराध कारित किया है। और उसमें आकांक्षा दुबे की मां का भी बराबर यह कहना है कि हमारा बयान जो है नहीं लिया जा रहा है, हमारे बयान पर प्रार्थना पत्र पर FIR नहीं दर्ज हुई है। हम लोगों ने उसी का प्रार्थना पत्र दिया था। उसके बाद जब समर सिंह की गिरफ्तारी के पहले जब CP साहब के कार्यालय से एक प्रेस नोट जारी होती है जिसमें 306 डिक्लेयर किया जाता है, विसरा रिपोर्ट आई नहीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट आई नहीं, लैब टेस्ट रिपोर्ट आई नहीं, और उनके पेट में जो ब्राउन सब्सटेंस पाया गया उसकी रिपोर्ट आई नहीं, और तो इन सारी, और मोबाइल रिपोर्ट्स आई नहीं, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आए नहीं। किन साक्ष्यों के आधार पर आपने इसको 306 घोषित कर दिया? हम लोगों ने इसका भी एक प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दिया। उसके बाद आप देख रहे हैं एडिशनल ACP ज्ञान प्रकाश राय भाई साहब का ट्रांसफर भी हुआ है। अब क्या वजह है आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम मिला जुला करके ACP स्तर के अधिकारी के द्वारा CP स्तर के अधिकारी को मुझे लगता है कि डिरेल करने का प्रयास किया गया था, जिसका परिणाम ये ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन हमारी यह मांग है कि यह हत्या है, इस मामले में बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और इस मामले में CBI जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्या फैसला? नहीं, कोर्ट ने ऑर्डर सुरक्षित कर लिया है। अब मुझे लगता है 4 बजे तक ऑर्डर आ जाएगा। शशांक जी, ये बताइए कि ऐसी बात आ रही थी FTC फर्स्ट में एक सुनवाई हुई थी जिसमें पुलिस कस्टडी की डिमांड की गई थी, उसका क्या? हम लोगों ने उस पर भी प्रार्थना पत्र दिया। हम लोगों ने उस पर भी प्रार्थना पत्र दिया है कि उस पर जो है कि हमारे प्रार्थना पत्र के प्रकाश में जांच होनी चाहिए। आज कोई कंडोलेंस की वजह से क्या? लेकिन वो नहीं होना था, लेकिन कंडोलेंस के बावजूद जो बहस हुई, पूरी जो रिमांड मांग रही थी उसको रिमांड मिली कि नहीं? अभी नहीं मिली है। 4 बजे ऑर्डर रिजर्व। बनारस होम्योपैथिक डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा विश्व होम्योपैथिक दिवस पर रैली निकाली गई। बनारस होम्योपैथिक डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले होम्योपैथिक चिकित्सकों की एक जागरूकता रैली होम्योपैथी के जनक के 266वें जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। इस दिन को बनारस होम्योपैथिक डॉक्टर्स एसोसिएशन विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में आयोजित करता है। इस अवसर पर समस्त होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर हेनीमैन को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व रेक्टर प्रोफेसर ब्रह्मदेव सिंह, डॉक्टर RK गुप्त, वर्तमान CMO इंचार्ज विश्वविद्यालय छात्र स्वास्थ्य संकुल PHU, डॉक्टर JP शुक्ल, डॉक्टर कृष्णकांत पाठक, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी USHCC BHU उपस्थित रहे। रैली को संबोधित करते हुए प्रोफेसर डॉक्टर ब्रह्मदेव सिंह ने कहा, आज होम्योपैथिक चिकित्सा हर रोगी को आवश्यक हो गया है। ये अपने सिद्धांतों पर अडिग है। वर्तमान CMO इंचार्ज डॉक्टर RK गुप्ता ने कहा कि हमारे विश्वविद्यालय के छात्र स्वास्थ्य संकुल में भी होम्योपैथी की एक यूनिट संचालित है। इसमें 3 चिकित्सक नियुक्त हैं। ये पद्धति अपने सिद्धांतों पर खरा है। इस अवसर पर डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह, डॉक्टर अंशुल सिंह, डॉक्टर SB चौहान, डॉक्टर दीपक त्रिपाठी, नीतीश पाठक, डॉक्टर आकाश राय उपस्थित रहे। विश्व होम्योपैथिक दिवस जो कि हेनीमैन जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, उस पर काशी के और देश के सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। होम्योपैथिक विधा एक ऐसी विधा है जिसने चिकित्सा पद्धति को सुलभ बना दिया है और यह रोगों को जड़ से समाप्त करने पर ध्यान देती है, न कि उन रोगों के जो सिम्टम है उनको दूर करने के संदर्भ में। और बहुत सारे असाध्य रोगों को, यहाँ तक कि कई प्रकार के कैंसर जैसे स्किन ट्यूमर वगैरह के संदर्भ में भी कारगर सिद्ध हुई है। यहाँ तक कि कोरोना महामारी के दौरान भी होम्योपैथिक विधा का
सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है उपचार के लिए और एक टीका के प्रोफाइलैक्टिक या टीका के रूप में, जिससे कि कोरोना न हो। आज के दिन मैं सभी काशीवासियों का अभिनंदन करते हुए ध्यान इस ओर खींचना चाहूँगा कि होम्योपैथिक विधा को अपनाएं और इस विधा से अधिक लाभ उठाएं। जो चिकित्सक लोग होम्योपैथिक विधा से जुड़े हुए हैं, इनका मैं साधुवाद करता हूं, क्योंकि इन्होंने धन और ख्याति आदि को महत्व न देते हुए सर्व सुलभ चिकित्सा पद्धति को जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य करने में लगे हुए हैं। अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य बनाया हुआ है इन्होंने। इसके लिए इन सबका साधुवाद करता हूं। आप सबको फिर आज के दिवस की बधाई देता हूं। नमस्कार। आज 10 अप्रैल डॉक्टर सैमुअल हनीमैन का जन्मदिन है और ये वो तारीख है जब विश्व के एक महामानव ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ पैथी को अपने हाथों से सृजित किया और अपने ही जीवन में उस सृजन का अभ्यास भी किया और विश्व मानवता को चिकित्सा के एक वरदान प्रदान किया। डॉक्टर हनीमैन का जीवन संपूर्ण तपस्या से भरा हुआ है। जर्मनी में उनका जन्म हुआ और वो जर्मनी से, दुर्भाग्यवश जर्मनी से ही उन्हें निकाल दिया गया। फिर उन्होंने इंग्लैंड में शरण ली, वहाँ से भी उन्हें निकाल दिया गया। फिर फ्रांस में शरण लिया उन्होंने, फिर फ्रांस से भी उन्हें निकालने की कोशिश की गई। इस तरह डॉक्टर हनीमैन अपने जीवन में एलोपैथिक चिकित्सा सिद्धांत के विरुद्ध जीवन भर लड़ते रहे, लेकिन समझौता कभी नहीं किया और अंत में जाकर उन्होंने अमेरिका में शरण ली, जहां होम्योपैथी का विकास, अनुसंधान और डेवलपमेंट किया गया। होम्यो मीन्स सिमिलर एंड पैथोज मीन्स द मैन हु इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, जो सिमिलर रोगों से सफर करता हो। इस तरह के सिद्धांत को लेकर के हनीमैन साहब आए और उन्होंने पूरे विश्व में होम्योपैथी को आगे बढ़ाया। आज के दिन को 10 अप्रैल को हम होम्योपैथिक दिवस के रूप में, वर्ल्ड होम्योपैथिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इस पद्धति में 6 तरह की औषधियाँ बनती हैं, वेजिटेबल किंगडम, एनिमल किंगडम एंड सार्कोट्स, नोसोट्स और इम्पॉन्डिबिलिया। तो ज़्यादातर वेजिटेबल किंगडम, एनिमल किंगडम और मिनरल किंगडम की ही मेडिसिन दिखाई पड़ती हैं। सार्कोट्स और नोसोट्स भी होम्योपैथी में काफ़ी वो मान्य है। और मैं लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि होम्योपैथिक औषधियों का इस्तेमाल करें और पुरानी से पुरानी बीमारियों को दूर करने के लिए होम्योपैथी का उपयोग। अपनी मां को स्कूटर से लेकर 62,000 किलोमीटर की यात्रा कर वाराणसी पहुंचे दक्षिण मूर्ति कृष्ण कुमार व उनकी मां का नागरिक अभिनंदन हुआ। अपनी बूढ़ी मां को स्कूटर से लेकर 62,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर वाराणसी पहुंचे दक्षिणामूर्ति कृष्ण कुमार, उनकी माता चूड़ा रत्नम का नागरिक अभिनंदन तुलसी घाट के तुलसी मंदिर में अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास जी के महान प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्र ने किया। कलयुग के श्रवण कुमार, जो अपनी मां को भारतवर्ष के मंदिरों में दर्शन पूजन कराने का उद्देश्य लेकर कर्नाटक के मैसूर से सितंबर में यात्रा शुरू की और पहले चरण में देश के सभी भागों भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार आदि प्रदेशों में भ्रमण करने के बाद चित्रकूट होते हुए रविवार को बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी पहुंचे। वाराणसी पहुंचने पर सोमवार को तुलसी घाट पर उनका नागरिक अभिनंदन किया गया। महंत प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्र ने उनका माल्यार्पण कर अंगवस्त्र प्रदान कर स्वागत किया। इस अवसर पर प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्र ने कहा कि मां के लिए समर्पित ऐसे पुत्र का नागरिक अभिनंदन होना ही चाहिए। इससे समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा और आज की युवा पीढ़ी भी अपने मां बाप की इसी तरह से सेवा करेगी। वहीं दक्षिणामूर्ति कृष्ण कुमार ने बताया कि वह अपने पिता द्वारा उपहार में मिली बजाज चेतक स्कूटर पर अपनी मां को बिठाकर भारत के विभिन्न मंदिरों का दर्शन पूजन करा रहे हैं और उनकी यही इच्छा है कि उनकी मां देश के सभी मंदिरों में दर्शन पूजन करें।
अभिनंदन समारोह में उपस्थित मानस मर्मज्ञ श्याम सुंदर पांडे, राघवेंद्र पांडे, स्वर्ण प्रताप चतुर्वेदी, सत्यांशु जोशी ने भी माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस अवसर पर हरि नारायण मिश्र, उमेश शर्मा, राजेश मिश्र आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संयोजन रामयश मिश्र ने किया तथा धन्यवाद श्याम सुंदर पांडे ने दिया। देखिए, सम्मान क्या कर्नाटक से कृष्ण कुमार दक्षिणामूर्ति जी आए हुए हैं। तो हमें कल पता लगा कि मैसूर से अपने माँ को स्कूटर पर बैठाकर पूरे भारत भ्रमण पर निकले हुए हैं। तो काशी में आए तो हमें भी थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि भाई हम भी मिले। मैसूर तो हम पढ़े भी हैं वहाँ पे और 4 साल रहे भी हैं। तो आज मिले तो लगभग कहीं ना कहीं से ये घूम फिर के परिचित भी निकल आए और मैसूर की सब यादें आज ताज़ी हो गई और बहुत प्रसन्न हुए ये लोग मिलकर। और देखिए, ये समय ऐसा है कि माँ के प्रति ऐसा समर्पण रखना और पूरे यात्रा कराना। माँ कभी हो सकता है वंचित होंगी भारत भ्रमण से, तो बेटे ने उसको पूरा किया। माँ भी कितनी प्रसन्न है, बेटा भी कैसा प्रसन्न है। यही तो हम लोगों की जो रामराज की परिकल्पना और क्या है कि इसी तरह सब लोग सुखी रहें, अपने माँ का सेवा करें और सब वहीं से मिलता है सबको। मेरा नाम है कृष्ण कुमार, मेरी मातेश्वरी का नाम है श्रीमती चूड़ा रत्नम्मा। हम मैसूर वाले हों। ये मातृ सेवा संकल्प यात्रा कर रहा हूँ मैं। जनवरी 16 जुलाई 2018 में हम निकले हैं मैसूर से। अभी तक हम 67,042 किलोमीटर अभी तक सफ़र चुका हूँ। 4 कंट्रीज भी ट्रैवल, नेपाल, समग्र भारत, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार में। मेरा एक विचार है, ये माता पिता है, बोलने वाला भगवान है, हमारे साथ रहने वाला भगवान है। वो जीवित रहने के समय में उनको सेवा करना, क्योंकि हमारे लिए बहुत त्याग, उनका स्वार्थ, ड्रीम्स, डिज़ायर सभी छोड़कर हमारा जीवन सुंदर बनाने के लिए वो काम करता है। इसीलिए हम भी बड़ा होने के बाद वो जीवित रहने के समय में, स्पेशली वृद्ध अवस्था में, सभी खुद का बेटा बेटी ऐसा सेवा करने तो उनको अंतरंग का शांति मिलता है, मानसिक प्रसन्नता भी मिलता है। वो जीवित रहने के समय में सेवा करना, बाद में एक फोटो को एक माला डालकर चंदन कुमकुम लगा के टीका लगा उसका आगे श्रद्धा सब भक्ति समर्पण करने तो कोई फायदा नहीं। जीवित रहने के एक दिन में 24 आवर्स रहता है, एक आधा घंटे, सिर्फ 23.5 आवर्स यू कैन डू एनीथिंग, योर फैमिली कमिटमेंट, योर स्टडी, योर करियर, कुछ भी कर सकते। एक आधा घंटे माता पिता का साथ प्यार से बात करने तो उनको आयु भी बढ़ा होता है, आरोग्य भी वर्धन होता है। ये जीवित रहने के समय में करना। बाद में हजारों लोगों को बुलाकर वो सभी वेराइटीज ऑफ खाना कर वो खुद लोग बड़ा मानते हैं, वो भी कीजिए। जीवित रहने के समय में उनको आपका क्वालिटी टाइम दीजिए, ऐसा मैं सबको प्रार्थना करता हूं। भेलूपुर विनायका क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत के बाद नाराज परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। भेलूपुर थाना क्षेत्र के विनायका मोहल्ले में एक व्यक्ति की मौत के बाद उसके परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि मृतक सुरक्षा गार्ड 35 वर्षीय जितेंद्र मौर्य के रविवार को संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसके बाद उसके परिवार वाले न्याय की गुहार लगाने लगे। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। बताया जा रहा है कि जितेंद्र सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। कुछ दिन पहले पत्नी से विवाद हो गया था, जिसके कारण वो थोड़ा परेशान था। जितेंद्र की मां ने बताया कि उसका बेटा जितेंद्र 2 फरवरी को 80 स्थित एक अपार्टमेंट में ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान कुछ लोग आए और उसे अपने साथ ले गए। जितेंद्र की मां ने इसका आरोप अपनी बहू के परिवार पर लगाया है। जितेंद्र की मां ने बताया कि रविवार की सुबह जितेंद्र के साथी ने फोन करके हमें बताया कि जितेंद्र की हालत खराब है, उसे लक्सा स्थित एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। इसके बाद नाराज परिजनों ने सड़क पर ही शव रखकर घंटों विरोध दर्ज कराया। वहीं मृतक की पत्नी का कहना है कि हमें उनके बारे में कोई सूचना नहीं थी। 1.5 महीने पहले वह हमारे साथ रहते थे, लेकिन वह हमें छोड़कर अपने परिवार वालों के साथ रहने चले गए थे। इस पूरे मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि मृतक की मां की तहरीर पर अपहरण व मानसिक रूप से परेशान करने के आरोप उसकी पत्नी और परिवार पर लगाया गया है। पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
आपके ऊपर आपके ससुराल वाले तमाम तरीके से जो है कह रहे हैं कि आपके पति की मृत्यु हुई है और पूरा दोष आपके ऊपर डाल रहे हैं। आपका इस पे क्या कहना है? उन्हीं लोग का दोषी, उन्हीं लोग मारे। 2.5 साल से लड़का भागे थे यहाँ पे कि हम बजडिया में गए थे। बजडिया से भी लोग उन लोग वहाँ पे बताए कि ऐसा है कि आप लोग यहाँ पे सब लोग आए हैं और बोले छानबीन करवाएं, सिग्नेचर ले। फिर भी इन लोग नहीं माने, समझा बुझा करके भागे। फिर हम पाल पोस के अपने बच्चा को पढ़ा लिखा रहे हैं और एक घर पे ले गए थे 1.5 महीना पहले। उन्होंने आरोप लगाया कि आपके भाई ने उनको मारा। नहीं, ये सब गलत बात है। अभी 1.5 महीने पहले आप अपने घर पे लेके गई थी क्या? हाँ, हम 1.5 महीने पहले ले गए थे। वहाँ से भाग करके आए हैं अपनी मम्मी के यहाँ। फिर ये 2 दिन में अब क्या कैसे गुजरे हमको नहीं पता। इन लोग फोन भी नहीं बताए हैं। चला गया तो ये रह के क्या करेंगे? ये हमको रुपया चाहिए, जमीन चाहिए। हमारा जब लड़का चला गया कुछ नहीं है, ये बेटा इतना बहू के भाई ने बोला। हाँ, वही बहू के भाई। हाँ, ले गए। फिर उसके बाद अब ले लेना बेटे का। वहाँ जब मार रही थी वहाँ रखा था तो कहा कि अब इधर मार के फेंक देंगे, पता नहीं चलेगा। पुलिस को दी थी? इधर मार के फेंक देंगे, पता नहीं चलेगा। हमारे लड़के को मार डाली। सूचना आपने पुलिस को दी थी? जब उन्होंने हाँ, सूचना दिए थे। अच्छा, तो आपसे आपकी बेटे की मुलाकात कब भई? 2 दिन हुआ है। इधर उधर भागता लुकता फिरता, कहीं कोई पूरा अपना छोड़ी थी कि कहीं मिले तो ले आओ, कहीं वो डर के मल्ले। 2 दिन पहले आपसे मुलाकात हुई तो आप अपने बेटे से कहाँ मिली? आप अपने बेटे से कहाँ मिली 2 दिन पहले? यहाँ कहाँ? लातारा मिलने के बाद आपने क्या किया? उनके दोस्त बुलाए हमको, उन्हीं ले जाकर रखे थे। वो डुआते हुआ आया। किसके दोस्त? उसी के दोस्त। तो कहे कि हम मतलब आपके बेटे के दोस्त हैं? क्या नाम है उनका? वो लड़के का नाम जितेंद्र है, उसका नाम क्या है? रुपेश। हाँ, वो चला गया ड्यूटी पर। वो अब एक तो दूसरे के घर में 2 दिन रहा, कुछ बोल नहीं रहा था, कुछ चाल नहीं रहा था, उसको सांस भी नहीं आ रहा था। हाँ, तब हमसे फोन किया। जिस समय आप अपने बेटे से मिले उनकी स्थिति क्या थी उस समय? उसकी स्थिति नहीं ठीक था। तो क्या कहीं शरीर में चोट था? चोट यहाँ खून जमा। जब 1.5 महीना हो गया तो क्या चोट रहेगा? अंदरूनी मारी थी सब ना। पहले तो मुँह तका के ये मारी रास्ते में। फिर वहाँ जाने पर उसके संगी दोस्त जितने थे यहाँ से ले गई थी सब। तो क्यों आपकी बहू इनको मार रही थी? वो ऐसा है कि वो जो है ना रहने नहीं चाह रही थी, नोट पर आई थी। नोट नहीं रहना, आपकी बहू नहीं रहना, क्यों नहीं रहना चाह रही? एक मिनट बात करनी। नोट नहीं लेने। क्यों नहीं? आज 7 साल हो गया। हाँ। बच्चा है कि नहीं? बच्चा हुआ है, इतनी बड़ी बिटिया थी। तो बच्चा हुआ, बच्चा में हम सब के बाद भी क्यों मतलब आपकी बहू रहना नहीं चाह रही थी अपने पति के साथ? वो खाली नोट बटोरने के काबिल नहीं रहने चाह रही थी। जब निकल गई, कोरोना में हम लोग भी नहीं खा रहे थे तो उसको कैसे दे? वो इधर उधर से लाती थी, कैसे लाती थी, घर में रखी थी, खूब पूरी छानी है, ऐसे करी वैसे करी, कुल खा रही थी। आपके बेटे क्या कर रहे थे? हमारे बेटे गाड़ी धो रहे थे, गाड़ी सर्विसिंग कर रहे थे। अच्छा, तो क्या बहुत ज्यादा पैसा आ रहा था क्या कि जो इनकी नीयत डोल गई आपकी बहू की? बहुत ज्यादा पैसा? बहुत ज्यादा पैसा। आप क्या मांग करती हैं? हम मांग यही करते हैं, इनको घर से निकालिए। इनके क्यों नहीं इनके मैके वाले आए? इनके मैके वाले बोल रहे थे कि जो करेगी हमारी बेटी करेगी। हमारा सुनवाई कहीं नहीं हुआ, थाना चौकी गए, हमारा लड़का रहना नहीं चाहता। लड़का रहना नहीं चाहता। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा द्वारा आयोजित प्रभावी मतदाता सम्मेलन व सामाजिक समरसता सम्मेलन में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने शिरकत की।
नाटिमली स्थित लॉन में भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रभावी मतदाता सम्मेलन व सामाजिक समरसता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने शिरकत की। मुख्य अतिथि का स्वागत अंगवस्त्रम, माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया गया। इस दौरान औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने कहा कि आज दुनिया में निवेश के लिए सबसे अच्छा स्थान भारत है, तो भारत में उत्तर प्रदेश चौबंद कानून व्यवस्था से बड़े पैमाने पर निवेशकों को आकर्षित किया है। प्रदेश औद्योगिक विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। वहीं राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजना सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने वैश्य समाज से अपील किया कि वे निकाय चुनाव में भाजपा को मजबूती प्रदान करें। कार्यक्रम का संयोजन अजय व राजकुमार जायसवाल ने किया। इस मौके पर मृदुला जायसवाल, विद्यासागर राय, संजय केशरी, मनीष कपूर, आर.के. चौधरी, नवीन कपूर इत्यादि लोग उपस्थित रहे। इस देश ने अंगड़ाई ली है और खास तौर से अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, उत्तर प्रदेश में 80 में से 73 सीट 2014 में, 2017 में 325 सीट विधानसभा में, 2019 में और ज़्यादा वोट के साथ, फिर 2022 का अगर हम आंकड़ा उठा करके देखते हैं तो 2014, 2017, 2019, 2022 में सबसे ज़्यादा बूथ जीतने का रिकॉर्ड, सबसे ज़्यादा वोट का परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को। निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सिर्फ नहीं ये नारा, ये है उद्देश्य हमारा, ये धरातल पर दिखाई दे, इसके लिए उन्होंने काम किया है। और आज हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान की तरक्की चाहने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने वाला हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है। 2024 में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ 2014, 2019 का भी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। आप अभी सामाजिक समरसता की जो बात कर रहे थे, क्या मैसेज समाज को देना चाहते हैं? अब मैसेज क्या देना, आप खुद ही देख रहे हैं, समाज पूरा इकट्ठा है, एकजुट है और कोई अघोषित तो था नहीं, ये पूरा घोषित था कि भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण हैं, वहाँ के पदाधिकारीगण हैं, तो समाज आया है तो निश्चित रूप से नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है। सामाजिक समरसता मतलब कि समाज को एक साथ बांधने के लिए सबका साथ सबका विकास का हम जो भाजपा का नारा है, उसमें समाज के सबको बांध करके राष्ट्र के निखार में हमें आहुति देना है। और इस कारण से ये सम्मेलन रखा गया है ताकि सभी वैश्य समाज के, व्यापारी समाज के लोग एक साथ मिल करके लोकतंत्र में अपनी अहम भूमिका निभाते रहें। वाराणसी पहुंचे मंत्री ए.के. शर्मा ने मतदाता सम्मेलन में भाग लिया, साथ ही बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। शहरी विकास व ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। भाजपा द्वारा रोहनिया के मुढ़ैला में आयोजित प्रभावी मतदाता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि वे शामिल हुए। मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार की पहचान पवित्रता, शुचिता और पारदर्शिता की है। काशी की विकास यात्रा की अभी तो शुरुआत हो रही है, अभी बहुत से काम होने शेष हैं। इसी काम के दम पर निकाय चुनाव में भाजपा प्रचंड जीत दर्ज करेगी। वहीं G20 सम्मेलन भारत में होना हमारे लिए गौरव का विषय है। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है। लोगों की मांग पर कहा कि राजनारायण और पूर्व काशी नरेश के सम्मान में स्मारक स्थल का निर्माण किया जाएगा। वहीं इस दौरान वो बाबा काशी विश्वनाथ के धाम पहुंचे, जहां पर बाबा का विधिवत दर्शन पूजन किया, साथ ही आरती में शामिल हुए और बाबा से आशीर्वाद लिया। G20 की पूरी तरह से तैयारियां हो रही हैं। राज्य में आपको मालूम है कि इसके पहले भी आगरा और लखनऊ में G20 का सम्मेलन हो चुका है। पूरी दुनिया के जो लोग आए थे वो आगरा में और लखनऊ में जो सुशोभन और सुंदरता का कार्य हुआ था उससे प्रभावित होकर के गए हैं। उन लोगों ने यहाँ तक कहा कि उत्तर प्रदेश ने पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। उसी प्रकार बनारस में भी तैयारियां चल रही हैं। हम सब की मंशा है, हम सब नगर विकास विभाग के सभी लोग उसी उद्देश्य से काम कर रहे हैं कि हमारे नगरों को देखकर दुनिया के किसी भी विकसित देश से आने वाला व्यक्ति
जनप्रतिनिधि या नेता या अधिकारी हमारे शहरों को वैश्विक कक्षा का शहर देखते हुए, मानते हुए और उससे प्रभावित होकर के वापस जाए। उसी मिजाज के साथ बनारस का हमारा नगर निगम, हमारा प्रशासन, हमारे जिलाधिकारी, हमारे मंडलायुक्त, सभी अधिकारी उसी मिजाज के साथ काम कर रहे हैं कि हमें बनारस को एक वैश्विक शहर के रूप में प्रस्तुत करना है। विशेष रूप से क्योंकि यहाँ ये माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, उन्होंने इसे विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, कोई कसर छोड़ नहीं रखी है। इसलिए हम सब का विशेष कर्तव्य होता है कि अब इसे और भी चमका करके पूरे विश्व समुदाय के सामने प्रस्तुत किया जाए। पाठ्यक्रमों में सांप्रदायिक दृष्टिकोण से बदलाव किए जाने के विरोध में मार्च निकालकर ज्ञापन सौंपा गया। इतिहास और साहित्य के पाठ्यक्रम में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के स्तर पर अनेक परिवर्तन किए जाने को अनुचित बताते हुए साझा संस्कृति मंच और शिक्षा का अधिकार अभियान ने प्रधानमंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हुए ज्ञापन प्रेषित किया है। अम्बेडकर प्रतिमा से मार्च निकालकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बिहार के नालंदा जिले में उपद्रवी तत्वों द्वारा मदरसे को जलाए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इस कांड के दोषियों के विरुद्ध तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की मांग की। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने बताया कि इतिहास और साहित्य दोनों विद्यार्थी के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसमें अनावश्यक परिवर्तन से युवा दिग्भ्रमित होगा। महाकवि सूर्यकांत निराला को पाठ्यक्रम से हटाकर गुलशन नंदा और मधुशाला पढ़ाने के पीछे तथाकथित शिक्षाविदों की क्या मंशा है, ये समझ के परे है। इसी प्रकार इतिहास के कुछ काल को हटाने से अपने देश की विरासत और हमारे नायकों के संघर्ष की अनेक गाथाएं जानने से बच्चे वंचित रह जाएंगे। कार्यकर्ताओं ने बिहार के नालंदा जिले में मदरसा जलाने जैसे घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग करते हुए कहा कि युवाओं का रोजगार छीनकर उन्हें दंगाई बनाने की घिनौनी साजिश चिंता का विषय है। अल्पसंख्यक समाज पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं। मस्जिदों, गिरजाघरों को हिंसक भीड़ के हवाले कर दिया जा रहा है। ऐसी घटनाएं सभ्य और लोकतांत्रिक समाज के खिलाफ हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की निरपेक्ष छवि धूमिल होती है। इस अवसर पर फादर आनंद, डॉक्टर आरिफ, सतीश सिंह, महेंद्र राठौर, मनोज यादव, धनंजय वल्लभ आदि लोग उपस्थित रहे। बीएचयू एम्फी थिएटर मैदान में आयोजित 3 दिवसीय योग महोत्सव का समापन हुआ। हर दिल ध्यान हर दिन ध्यान के बैनर तले हार्टफुलनेस संस्थान वाराणसी, श्री रामचंद्र मिशन एवं संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित योग महोत्सव का समापन समारोह एम्फी थिएटर ग्राउंड बीएचयू में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस महोत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, विशिष्ट अतिथि पद्मश्री स्वामी शिवानंद, संजय गुप्ता, काशी के विख्यात समाजसेवी एवं शोभा जैन रहीं। इस महोत्सव के प्रारंभ में प्रसिद्ध गायक गणेश पाठक व राकेश तिवारी और उनकी टीम ने हर दिल ध्यान हर दिन ध्यान का मधुर संगीत प्रस्तुत किया और मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथिगण ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। हार्टफुलनेस ध्यान के तीसरे सत्र में बेंगलुरु से आए हार्टफुलनेस ट्रेनर ऋषि रंजन ने हार्टफुलनेस प्रार्थना के भाव को बताया और तत्पश्चात यौगिक प्राणाहुति के माध्यम से हार्टफुलनेस ध्यान का अनुभव कराया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं उपस्थित लोगों ने अपने अपने अनुभव बताते हुए प्रसन्नता व्यक्त किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों तथा इस महोत्सव को सफल बनाने में सहयोग करने हेतु नगर निगम, जल विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं उपस्थित सभी लोगों को धन्यवाद दिया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर श्याम नारायण, हार्टफुलनेस ट्रेनर ने और धन्यवाद डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव ने दिया। सर, किस तरह का कार्यक्रम था? देखिए, ये एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हार्टफुलनेस ने किया। निसंदेह आज का सबसे पहली ज़रूरत है कि जो भारतीय युवा हैं, भारतीय जनमानस है, उसको योग के साथ जोड़ना पड़ेगा। जो हमारी जीवन पद्धति में, जीवन शैली में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में नई नई चीज़ें आ रही हैं, उनमें मानवता को कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है, कैसे नई चुनौतियों का सामना करना है, कैसे आज के युवाओं की समस्याओं का निराकरण करना है, इसकी केवल और केवल एक कुंजी है, वो है योग। और योग को यहाँ पे इतनी अच्छी तरह प्रसारित किया गया
इतनी अच्छी तरह उसकी बारीकियां बताई गई और उनको प्रैक्टिकल रूप में यहाँ दिखा के ये बताया गया कि कैसे योग हमारी जीवन पद्धति में सहायक हो सकता है, कैसे हमारी सारी समस्याओं का, जो हमारे मानसिक रोग हैं उनका निराकरण किया जा सकता है, कैसे हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सकता है। ये सारी बातें बहुत ही सुंदर तरीके से बताई गई। निसंदेह इस कार्यक्रम से जुड़ने में मुझे भी बहुत गौरव की अनुभूति हुई और मैं पूरे फुलनेस परिवार का बहुत ही धन्यवादी हूँ कि उन्होंने मुझे इससे जुड़ने का मौका दिया। ये 3 दिन का हमारा योग महोत्सव हमारे गुरुदेव की कृपा से आज बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। हर दिन ध्यान और हमें लगता है कि हमारे वाराणसी की जनता जरूर जितनी अटेंड की है, जरूर उसमें से 80% लोग रिमूव होके आएंगे, इसको करेंगे, इसका लाभ लेंगे। धूप में भी हमारी जनता बनी रही, इसका हमें बहुत ही खुशी है कि हम बता नहीं सकते। और हमारे जो सबसे खुशी का विषय है, शुरू में और अंत में, तीसरे दिन और पहले दिन हमारे जो स्वामी शिवानंद जी हैं, उनका अचानक सौभाग्य हम सभी को मिला। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार करते हैं। क्या उद्देश्य रहा? ये योग महोत्सव हर दिन ध्यान का ये है कि हम लोग आजकल इतने तनाव में गुजरते हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक। अगर हम ये मेडिटेशन करते हैं तो निश्चित रूप से हम सकारात्मक ऊर्जा गेन करते हैं, हमारी निगेटिविटी दूर जाती है और केवल अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ आती हैं। ये योग करने से, मेडिटेशन करने से हम अच्छी चीज़ों को धारण करते हैं, सही सोच, सही समाज और सही लाइन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस तरह का कार्यक्रम रहा मैडम? बहुत अच्छा रहा और आज तो शिवानंद जी जो आए हैं उनसे और भी बहुत अच्छा लगा और उनके आशीर्वाद हम लोग को मिले। और ध्यान तो बहुत ही माइंड के लिए स्ट्रेस भी रिलीज़ करता है और मेडिटेशन तो हेल्थ और आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी होने भी नहीं देता है और जो अगर कुछ है तो रिलैक्स भी काफ़ी अच्छे से आपको हेल्प करता है। तो मेडिटेशन, क्लीनिंग, हम सब इसमें जुड़े हुए हैं, तो इस आश्रम से हम जुड़े हुए हैं। मैडम, कई साल कोरोना में बीता है, फिर से कोरोना आ रहा है, उसको कितना सहायक होगा? कोरोना तो एक वायरस है और इसको बहुत स्ट्रेच मतलब वैसे नहीं लेना है। एक अपने जैसे बुखार, खांसी, कफ होता है, ये वैसा ही है, उसको स्ट्रेच में मत लीजिए तो आप एकदम उसको ठीक हो जाएंगे। मेडिटेशन से क्या फ़ायदा? मेडिटेशन से उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। वो आपके प्रोटेक्ट है, कवच है। मैं तो यही कहूँगी कि ये कवच है। बाबतपुर में स्थित पशु आश्रय केंद्र बेसहारा पशुओं के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के बाबतपुर में स्थित पशु गौशाला बेसहारा पशुओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। बाबतपुर मुख्य मार्ग से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गौशाला का संचालन शिवम जायसवाल कर रहे हैं। गौशाला में पशुओं के संवर्धन, संरक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बेसहारा पशुओं के लिए नगर निगम के सहयोग से जनपद वाराणसी में 3 स्थानों पर पशु आश्रय केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से बाबतपुर के पास रमईपट्टी आश्रय केंद्र का संचालन वो खुद की निजी जमीन पर, जो कि लगभग 5 बीघे में स्थित है, कर रहे हैं। लोगों के दिलो दिमाग में पशु आश्रय केंद्र की जो छवि बनी हुई है, उससे अलग हटकर वो इन पशुओं की देखभाल और सेवा कर रहे हैं। इसमें पशुओं को सुबह शाम का पौष्टिक चारा के साथ साथ साफ स्वच्छ पेयजल, इनके बीमार होने पर पशु चिकित्सा अधिकारियों से संपर्क कर समुचित इलाज भी करवाते हैं। इसके लिए बाकायदा चिकित्सकों की टीम सुबह शाम इन पशुओं की नियमित जांच करती है। गौशाला में देख रेख रखरखाव के लिए कुल 35 कर्मचारियों की नियुक्ति निजी स्तर पर की गई है, जो साफ सफाई के साथ साथ पशुओं को नहलाने धुलाने का कार्य करते हैं। बेजुबान पशुओं की सेवा करने वाले शिवम जायसवाल को इस बात का मलाल भी है कि आज के इस महंगाई के दौर में पशुओं की बेहतर सेवा कर पाने में असमर्थ भी साबित हो रहे हैं, मगर फिर भी वो जी जान से लगे हुए हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि आर्थिक रूप से सरकार मानदेय में वृद्धि करने के साथ साथ संसाधनों में भी वृद्धि करे।
हर जिले में ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, सारे पशुओं की ईयर टैगिंग जरूरी है। मुख्यमंत्री जी का ये रहा है, उनकी तरफ से क्या कुछ सुविधाएं आती हैं या कुछ आप अपील करना चाहते हैं? उनकी तरफ से जो प्रति पशु की सुविधाएं है वो 30 रुपये प्रति पशु की तरफ से दिया जाता है। मैं उनसे अपील यही करना चाहूँगा कि इस महंगाई के दृष्टिगत उसको रेट और बढ़ाया जाए, उसको रिवाइज़ किया जाए, क्योंकि महंगाई बहुत चरम सीमा पे। जैसे आप देख रहे थे 22 रुपये किलो आटा था, आज के समय में 32 से 34 रुपये किलो आटा हो गया है। हर चीज़ें महंगी हो गई हैं, कोई चीज़ सस्ता नहीं है, चाहे डीजल पेट्रोल हो, चाहे हर एक चीज़ महंगा है। तो महंगाई के दृष्टिगत हर एक चीज़ महंगा है, तो हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। एक पशु के पीछे अगर आप मिनिमम 100 रुपये आप देते हैं, खर्च करते हैं, तब उस पशु का अच्छा भरण पोषण स्वस्थ माने जाएंगे। वो बात की जाए तो कुछ दुधारू भी पशु हैं। पशु दुधारू नहीं है, इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी अगर प्रेगनेंसी है या कोई बच्चा देने वाली है, चूँकि है नहीं, निराश्रित, और इनको आपके पशुपालक जो पालते हैं वो जब वो किसी काम की नहीं रहती है तो इनको छोड़ देते हैं रोड पे, और ये हो जाती हैं कमज़ोर होने पे अगर रास्ते में चले कोई किसी भी मेल ने क्रॉस कर दिया तो वो पता नहीं चल पाता, क्योंकि किसी के नज़र में तो है नहीं, और निराश्रित की गौशाला में आती हैं। तो जब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं प्रेगनेंसी है तो इनको साइड रखा जाता है और इनका भरण पोषण किया जाता है। जैसे कि आप देखोगे एक बच्चा वहाँ दी है, वो निराश्रित ही पशु बच्चा दिया है उसने। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे आत्महत्या प्रकरण में आकांक्षा दुबे की मां ने लगाए कई गंभीर आरोप। कहा, समर सिंह ने मेरी बेटी को मारा, मामले की होनी चाहिए सीबीआई जांच। बनारस होम्योपैथिक डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा विश्व होम्योपैथिक दिवस पर निकाली गई रैली। अपनी मां को स्कूटर से लेकर 62,000 किलोमीटर की यात्रा कर वाराणसी पहुंचे बेटे और मां का हुआ नागरिक अभिनंदन। और भेलूपुर विनायका क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत के बाद नाराज परिजन शव को सड़क पर रखकर किया चक्का जाम। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।